नमस्कार मित्रों। एडोल्फ हिटलर यह वह शख्स था जिसने पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करने का सपना देखा था। यह वह शख्स था जिसने 60 लाख यहूदियों का नरसंहार कराया। यह वह शख्स था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरी जर्मनी की सेना को झोंक दिया। आखिर कैसे ऑस्ट्रिया के सड़कों पे पोस्टकार्ड और पेंटिंग बेचने वाला एक शख्स दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का सपना देखने लगा। इस वीडियो में हम समझेंगे एडोल्फ हिटलर और उससे जुड़ी उसके जीवन की सभी महत्वपूर्ण बातें और उसने कैसे पूरी दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध के लिए मजबूर कर दिया। चलिए इस वीडियो में समझते हैं। बीस अप्रैल 1989 यह वह तारीख था जिस दिन ऑस्ट्रिया के ब्रनाउ एमिन टाउन में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है एडोल्फ हिटलर। हिटलर का जन्म एक कैथोलिक परिवार में होता है जो कि एक क्रिश्चियन है। हिटलर के पिता एक आर्ट के टीचर हुआ करते थे। बचपन से ही हिटलर को कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। कला यानी कि पेंटिंग वगैरह इस तरीके की चीज़ों में उसको बहुत रुचि थी। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देता था, हालांकि उसका पढ़ाई में बहुत ध्यान नहीं जाता था। हिटलर अपनी कला के जरिए जर्मनी और आर्यंस को चित्रित करता था, यानी उनकी पेंटिंग्स बनाता था। दरअसल आर्यन उन्हें कहा जाता है जो प्योरली जर्मन थे, जो मूल निवासी थे जर्मन के और जो कि एक खास तरीके की भाषा जर्मन में बोलते हैं। चूंकि हिटलर खुद भी एक आर्यन था तो इसलिए वह पूरे जर्मनी में आर्यंस की नस्ल को सबसे श्रेष्ठ मानता था। हिटलर का बचपन ऑस्ट्रिया के लिंच और ब्रनाउ टाउन में बीतता है। हिटलर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहां के ही स्थानीय स्कूलों से की। धीरे धीरे समय बीतता है और हिटलर 15 साल का हो जाता है। 15 साल की उम्र में आकर उसके पिताजी का निधन हो जाता है, जिसकी वजह से उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगती है और इसी की वजह से आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हिटलर अपने लिए काम ढूंढने लगता है। वो अपनी कला के जरिए पैसे कमाने की कोशिश करता है। वो बहुत सारे ऑस्ट्रिया के शहरों में जाता है काम लेने के लिए। 1907 में ऑस्ट्रिया के बहुत सारे शहर में काम ढूंढने के बाद वह ऑस्ट्रिया के वियना शहर में वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट में एडमिशन के लिए आवेदन करता है, लेकिन उसको एडमिशन नहीं दिया जाता है। इसके बाद 1908 में भी वो इसके लिए आवेदन करता है एडमिशन के लिए, लेकिन फिर भी वियना एकेडमी ने उसे प्रवेश लेने से मना कर दिया। वियना एकेडमी के बार बार रिजेक्शन से उसके मन में गहरा चोट पहुंचा। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लगा क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे। हिटलर एक कंजर्वेटिव थॉट रखने वाला व्यक्ति था। कंजर्वेटिव उन्हें कहते हैं जो रूढ़िवाद होते हैं, यानी जिन्हें अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी मान्यताओं को आगे बढ़ाते रहना ही अच्छा लगता है। उन्हें अपने मान्यताओं, अपनी संस्कृति में कुछ भी बदलाव या संस्कृति में बदलाव या सामाजिक बदलाव बिल्कुल नहीं पसंद होता है। लेकिन उसी दौरान यूरोप में मॉडर्न आर्ट की यानी कि आधुनिक कला की शुरुआत हो रही थी और आधुनिक कला के कलाकार ज़्यादातर मॉडर्न थॉट्स पे जोर दे रहे थे, मॉडर्न चीज़ों पे जोर दे रहे थे, नए नए विचारों को जोर दे रहे थे। आधुनिक कलाकार ज़्यादातर अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग कल्चर से प्रेरणा लेकर नई थॉट्स, नई विचारों को रख रहे थे, जो कि हिटलर को बिल्कुल नहीं पसंद था। हिटलर नहीं चाहता था कि लोग नई विचारों को अपनाएं, नई विचारधारा लोगों के बीच में आए। वो चाहता था कि लोग, जर्मन्स के लोग केवल कंजर्वेटिव थॉट को फॉलो करें, वे रूढ़िवाद एक थॉट को लेकर चले। कंजर्वेटिव थॉट रखने वाले लोगों में एक और विशेषता है, वे ज़्यादातर राष्ट्रवाद की विचार रखते हैं, यानी कि उन्हें अपने देश से बहुत प्यार होता है। वो चाहे देश के लिए मर मिट सकते हैं। इसलिए हिटलर भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, वो अपने देश के लिए मर मिटना चाहता था। उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना बहुत अधिक थी। अभी तक हिटलर इन सब विचारों को अपने मन में गरीबी में जी रहा था।
वो ऑस्ट्रिया के सड़कों पे पोस्ट कार्ड और पेंटिंग बेचकर अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहा था। हिटलर ने अपनी कला को लेकर ऑस्ट्रिया के अंदर 5-6 साल तक संघर्ष किया कि तभी 1914 आ जाता है। वह समय आ जाता है जब हिटलर की जिंदगी का एक बड़ा मोड़ आने वाला होता है। हिटलर की जिंदगी का बड़ा मोड़ था प्रथम विश्व युद्ध, और इस दौरान ऑस्ट्रिया युद्ध में शामिल हो गया था। और ऑस्ट्रिया की सरकार ने ऑस्ट्रिया के लोगों को बोल दिया था कि आप सभी को सेना में भर्ती होना अनिवार्य है। और हिटलर भी ऑस्ट्रिया में ही रह रहा था, और हिटलर को भी सेना में भर्ती होने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। और इससे बचने के लिए हिटलर ऑस्ट्रिया छोड़कर जर्मनी के मूनिच शहर में आकर रहने लगते हैं। बाद में हिटलर इस युद्ध की गंभीरता को समझता है और उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है, और वो सोचता है कि उसे भी इस युद्ध में शामिल होना चाहिए, और वह जर्मनी की सेना में भर्ती हो जाता है। इस पूरे युद्ध के दौरान हिटलर बहुत ही बहादुरी से लड़ता है, जिसके लिए जर्मन की सेना उसे आयरन क्रॉस से सम्मानित भी करती है। लेकिन इस युद्ध के अंत तक, यानी इस वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने तक जर्मन की हार होती है और जर्मनी को संधि साइन करनी पड़ती है। इसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सली। ट्रीटी ऑफ वर्सली में जर्मनी के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, बहुत ज़्यादा भारी जुर्माना लगाया गया, भारी दंड लगाया गया। हिटलर ने इस संधि को साइन करने और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार को अपमानजनक माना। हिटलर ने इसे बहुत ही गहराई से लिया, बहुत ही दिल पे लिया। जर्मनी की इसी हार ने हिटलर के मन में बदले की भावना को पैदा किया। हिटलर ने यह ठान लिया कि जब तक वो जर्मन्स को महानता नहीं दिला लेता, वो चैन से नहीं बैठेगा। इस युद्ध ने हिटलर की राजनीतिक अनुभव को बढ़ाया, और इसी के साथ उसने ड्यूची आर्बिटर पार्टी को ज्वाइन किया, जिसे हम जर्मन वर्कर पार्टी के नाम से भी जानते हैं। और आगे जाकर यही पार्टी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी बन गई, और जिसे हम नाजी पार्टी के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ राष्ट्रवाद और रूढ़िवाद विचारधारा रखने वाले लोगों को नाजी विचारधारा के लोग में शामिल करते थे। हिटलर यहूदी विरोधी विचारधारा का समर्थक था, यानी वो कहता था कि यहूदी नस्ली रूप से हीन है और उनसे दूर रहना चाहिए, इनके खून में बहुत ज़्यादा गंदगी है और ये आर्यन की श्रेष्ठता तो कभी कर ही नहीं सकते। ये हिटलर का मानना था, और इसी का वो यूज़ करता था अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की तरह। लोगों के बीच में नफरत फैलाकर, लोगों के बीच में भेदभाव पैदा करके वो खुद को पॉलिटिकली रूप से बहुत ही पावरफुल बनाना चाहता था। वो चाहता था कि उसे कैसे भी करके जर्मनी के सबसे उच्च पद कैसे हासिल हो, कैसे वो वहाँ पे पहुँच जाए, ताकि वो पूरे जर्मनी के सेना को कंट्रोल कर सके और ताकि वो युद्ध के लिए तैयारी कर सके। उसका सीधा सीधा मतलब था कि किसी तरह वो तानाशाही तक पहुँचे। उसका कोई मतलब नहीं था कि वो लोगों की भलाई करना चाहेगा। वो केवल अपने प्रोपेगेंडा का यूज करके लोगों को आपस में लड़ाना चाहता था। हिटलर ने जर्मन्स के मन में यहूदी को एक कॉमन सेंटर बनाकर, एक मेन मुद्दा बनाकर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की तरह यूज करना शुरू कर दिया। हिटलर जर्मन से कहता था कि यहूदी आर्यन समाज के लिए, आर्यन के अस्तित्व के लिए खतरे हैं और इन्हें जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। और इसी का इस्तेमाल करके वो चाहता था कि किसी तरीके से वो बहुत ही जल्दी एक बड़े पद पर पहुंच जाए, और ऐसा हुआ भी। हिटलर अपने भड़काऊ भाषण और यहूदी विरोधी विचारधारा की वजह से न सिर्फ यूरोप में बल्कि पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सली की वजह से जर्मनी में बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिला, यानी बहुत ज़्यादा महंगाई देखने को मिली, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिली, और जर्मनी के अंदर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल भी बहुत ज़्यादा देखने को मिली। और इस चीज़ का भी इस्तेमाल हिटलर ने अपने पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में बखूबी किया। हिटलर ने जर्मनी में अत्यधिक महंगाई और बेरोजगारी का कारण यहूदियों को बताया। ऐसा कह के वो जनता के अंदर का गुस्सा को कम करना चाहता था और साथ में अपने समर्थन को मजबूत भी करना चाहता था। और देखते देखते नाजी पार्टी पूरे जर्मनी में फैलने लगी और हिटलर एक बड़ा नाम सामने आने लगा। हिटलर ने सभी तरीके की सामाजिक बुराइयों के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया, और ऐसा करते करते उसने जर्मन्स के मन में यहूदियों के प्रति नफरत घोल दी। 9 नवंबर 1923 के दिन हिटलर जर्मनी के मुनीच की सड़कों पर एक ऐसे ही प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा होता है। इस प्रदर्शन का उद्देश्य होता है युद्ध मंत्रालय की इमारत पर कब्जा करना। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी हथियारों के साथ इनके रास्ते को रोक देते हैं, जिसकी वजह से दोनों तरफ से भारी हिंसा भड़क उठती है
और इस बीच 9 प्रदर्शनकारी और 4 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। और इस बीच हिटलर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे कोर्ट में ले जाकर उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। इस मुकदमे के अंदर हिटलर को दोषी पाया जाता है और उसे 5 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है और उसे जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन हिटलर को ज्यादा दिन तक जेल के अंदर बंद नहीं रख सके। 9 महीने के बाद ही हिटलर जेल के बाहर आ गया। इसका सबसे बड़ा कारण था क्योंकि उस समय जर्मनी के अंदर राजनीतिक और आर्थिक बदलाव हो रहे थे और जर्मनी के अंदर आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। साथ में राजनीतिक उथल पुथल इतनी अधिक हो गई थी जिसके कारण सबका ध्यान उस ओर चला गया था। और सब जानते थे कि हिटलर की लोकप्रियता बहुत अधिक थी जर्मनी में, न सिर्फ जर्मनी में बल्कि पूरे विश्व में सबसे अधिक थी। और इसी का फायदा सभी उठाना चाहते थे हिटलर को बाहर निकालकर। साथ में अधिकारियों ने सोचा कि इस समय हिटलर उनके लिए एक बड़ा खतरा नहीं है, इसलिए हिटलर को उन्होंने बाहर निकाल दिया। जैसे ही हिटलर जेल के बाहर आ गया, वह नाजी पार्टी का प्रचार बहुत ही जोरों शोरों से करने लगा और अपनी अलग अलग तरह की नीतियों की वजह से 1933 में वो जर्मनी का चांसलर भी बन गया। इसी के साथ वाइमर रिपब्लिक, जो अब तक जर्मनी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चला रही थी, वह जर्मनी की इस स्थिति को झेल नहीं पाए और वो कोलैप्स कर गई। और इसी के साथ 1933 में हिटलर ने जर्मनी में नाजी पार्टी को एस्टेब्लिश कर दिया। सत्ता में आने के बाद हिटलर का केवल एक ही लक्ष्य था और वो था जर्मनी की राजनीतिक सीमाओं को बढ़ाना। किसी तरीके से जर्मनी की सीमाओं को बढ़ाया जाए, आसपास के देशों को कब्जा किया जाए, अन्य यूरोपियन देशों को अपने में मिला लिया जाए, यही उसकी सबसे पहली प्राथमिकता थी। और जिसके लिए उसे चाहिए थी बहुत बड़ी सेना। और सेना को लाने के लिए उसने इस्तेमाल किया जर्मन्स को। उसने जर्मन से कहा, अगर तुम यहूदियों को नहीं मारोगे, इनसे नफरत नहीं करोगे, तो ये एक दिन तुम्हारे अस्तित्व के लिए खतरे बन जाएंगे। और ये कह के वो लोगों को सेना में भर्ती लेता था, लोगों को उकसाता था, लोगों को मोटिवेट करता था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सेना में भर्ती हो। और लोग मान भी लेते थे, जर्मन्स मान भी लेते थे हिटलर की बात और वो सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हो जाते थे। और ये कहते कहते हिटलर ने जर्मन की सेना को बढ़ाकर 1,36,00,000 तक पहुंचा दिया। हिटलर पूरे जर्मनी में अलग अलग कलाकारों द्वारा अलग अलग चित्रों का प्रदर्शन करवाता था, जिसमें यह दिखाया जाता था कि यहूदी बहुत बुरे होते हैं। उस चित्र में यह दिखाते थे कि यहूदी बहुत निर्दयी होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, और भी तमाम चीजें दिखाते थे जिससे लोगों को यह समझ में आ जाए कि यहूदी अच्छे नहीं हैं, यहूदी को मारना है, ये हमारे अस्तित्व के लिए खतरे हैं। यह सब कर कर उसने पूरी तरीके से जर्मन्स का ब्रेन वॉश कर दिया था और ये मजबूर कर दिया था कि लोग सेना में भर्ती हो जाए। 9 और 10 नवंबर 1938 की रात को यहूदियों के खिलाफ भीषण नरसंहार हुआ। कितने ही यहूदियों को मार दिया गया, यहूदियों के घरों को नष्ट कर दिया गया, सभा स्थलों को नष्ट कर दिया गया, उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया। इसके साथ साथ पूरे जर्मनी में यहूदियों के लिए अलग अलग बस्तियां छोटी छोटी बनाई गई ताकि जर्मनी में पूरे वो खुलेआम सड़कों पे ना घूम सके। उन्हें एक बस्ती में रखा जाता था और बहुत बुरी कंडीशन में रखा जाता था। उन्हें न तो खाना दिया जाता था, उल्टा उन्हें मारा भी जाता था। कितने ही यहूदी उस कैंप में उस बस्तियों में भूखे मर जाते थे, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता था। उनके साथ बद से बदतर सलूक किया जाता था। अब तक जर्मनी में ऐसा समय आ गया था जहां पर यहूदी किसी जर्मन के साथ बैठ के खा नहीं सकता था, किसी जर्मन के साथ पढ़ नहीं सकता था, किसी जर्मन के साथ बातचीत नहीं कर सकता था। उसके लिए एक अलग जगह निर्धारित की गई रहती थी कि वहीं पे आपको रहना है, इस एरिया में नहीं आना है, उस बस्ती में रहना है। इसके साथ साथ यहूदियों की पहचान के लिए, यानी अगर किसी भीड़ में कोई जर्मन्स के बीच में यहूदी हो तो कैसे पता चलेगा, इसके लिए हिटलर ने सभी यहूदियों के लिए एक ड्रेस कोड बनाया। उस ड्रेस कोड में कुर्ता पैजामा होता था और वो भी स्ट्राइप्ड, उसमें स्ट्राइप्स होते थे और वही स्ट्राइप्ड कुर्ता पैजामा सभी यहूदियों को पहनाया जाता था। लेकिन यहूदियों के लिए तो सबसे बुरा समय अब आने वाला था, 1941 से लेकर 1945 तक। इस दौरान हिटलर ने पूरे जर्मनी के अंदर अलग अलग शहरों में एक्सटर्मिनेशन कैंप बनाए होते थे। इस कैंप के अंदर गैस चेंबर होते थे और इस गैस चेंबर के अंदर पॉइजनस गैसेस छोड़कर लोगों को डाल दिया जाता था और लोगों को घुट घुट कर मरने दिया जाता था। और यही करते थे यहूदियों के साथ।
अलग अलग जगह से यहूदियों को लेकर आया जाता था और इस गैस चेम्बर के अंदर उन्हें डाल दिया जाता था और ऊपर से पॉइजनस गैसेस भी छोड़ दी जाती थी ताकि लोग घुट घुट कर बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित ढंग से मरे। जहां एक तरफ जर्मनी में यहूदियों का नरसंहार हो रहा था तो दूसरी तरफ एडोल्फ हिटलर युद्ध की तैयारी कर रहा था। 1939 में एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया। पोलैंड के हमला करने के बाद उसने 1940 में पश्चिमी यूरोप के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें नेदरलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क, लग्जमबर्ग ये सारे देश आते थे। इसी के साथ हिटलर ने 1941 में सोवियत यूनियन के ऊपर आक्रमण कर दिया। सोवियत यूनियन यानी कि रशिया को हम बोल रहे हैं। इसके साथ साथ 1942 से 1945 तक हिटलर ने उत्तरी अफ्रीका अभियान चलाया और वो कहते हैं ना कि सूरज अगर उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है, तो हिटलर का भी अस्त होने का अब समय आ चुका था। इस समय हिटलर चारों तरफ युद्ध ही युद्ध लड़ रहा था कि तभी 6 जून 1944 के दिन अमेरिका, यूके और कनाडा इन तीनों देशों ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड को हम डी डे के नाम से भी जानते हैं। हिटलर के ताकतवर सैनिक बलों से लड़ना आसान नहीं था। किसी तरीके से यूरोप के पश्चिमी तरफ से समुद्री तटों का सहारा लेते हुए वो यूरोप के अंदर दाखिल होते हैं और वो उन सभी देशों को आज़ाद कराते हैं जो हिटलर के कब्जे में थे। चारों तरफ से युद्ध झेल रही हिटलर की सेना की कमर अब टूटने लगी और देखते देखते हिटलर की सेना ने अब जवाब दे दिया। सोवियत यूनियन सहित अमेरिका, कनाडा और यूके की अब सेनाएं जर्मनी के अंदर घुसना शुरू कर दिया और जर्मनी के बर्लिन शहर में ही मौजूद था एडोल्फ हिटलर। हिटलर को अब समझ में आ गया था कि अब उसकी हार तय है क्योंकि उसकी सेनाएं अब जवाब दे चुकी हैं। सभी एलायन देश इस समय बर्लिन में बमबारी कर रहे थे और हिटलर को समझ में आ गया था कि जल्द ही उस तक पहुंच जाएंगे। इसलिए उसने 30 अप्रैल 1945 के दिन ऐसे ही किसी घर में, ऐसे ही किसी कमरे में साइनाइड खाया और खुद को गोली मार ली। मॉडर्न हिस्ट्री में हिटलर के शासनकाल को सबसे डार्क चैप्टर में गिना जाता है। उम्मीद है इस वीडियो का नॉलेज आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो का नॉलेज आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और सबके साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। जय हिंद।